हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बहुत ही प्राउडिंग मूवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। प्राउडिंग मूवमेंट इस बारे में है कि पहली महिला निर्देशक मिल चुकी है, यानी कि विमेन डायरेक्टर के तौर पे इंडियन जूलॉजिकल सर्वे को पहली महिला हेड मिल चुकी हैं। इनके बारे में हम जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि आखिर ZSI यानी कि इंडियाज जूलॉजिकल सर्वे एक्चुअल में है क्या। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका नाम क्या है। इनका नाम है डॉक्टर धृति बनर्जी। जी हाँ, डॉक्टर धृति बनर्जी भारत में पहली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये पहली, इस ऑर्गेनाइजेशन की ये पहली विमेन डायरेक्टर के रूप में अपना पद संभालेंगी और 105 साल की जो विरासत है, यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इतना लंबा जो सफ़र है, इस लंबे सफ़र को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि महिलाओं का हर क्षेत्र में धीरे धीरे आगमन हो रहा है, यानी कि वो सारी पोस्ट, वो सारे पद जहाँ पर पहले महिला नहीं थी, या अभी तक बहुत से पोस्ट ऐसे हैं जहां पर कोई महिला नहीं पहुंच पाई है, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाएं जो हैं उस पोस्ट की तरफ अग्रसर हो रही हैं और उनको ये सारा मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर एक प्राउडिंग मूवमेंट भी हमें दिखाई दे रहा है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उनकी फर्स्ट विमेन डायरेक्टर मिल चुकी है डॉक्टर धृति बनर्जी के रूप में। ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर आप देख सकते हैं कि टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ फौना, फौना का मतलब आपका जंतु जगत हो गया और टेक्सोनॉमिक का मतलब हो गया आपका वर्गीकरण से जुड़ा हुआ। तो आप कह सकते हैं कि जीव विविधता यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है, और खास करके इसमें हम फौना ग्रुप के बारे में बात करेंगे, तो उससे जुड़ी हुई जो भी संरक्षण प्रक्रिया है, यानी कि जो भी प्रोसेस है जिससे कि हम फौना को डेवलप कर सकते हैं या फिर उसका संरक्षण कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं, तो इससे जुड़े हुए जो भी उद्देश्य हैं, ये सारे लक्ष्यों की प्राप्ति इस जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। अब ये जो ZSI है यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 1916 में थॉमस नेल्सन एनाडेल ने की थी। और इसका जो प्राइम मोटिव है, ये मोटिव जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है वो टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ फौना है, यानी कि जो जीवों में विविधता पाई जा रही है इसकी एक सूची बनाई जाए, उसका वर्गीकरण किया जाए, कितनी प्रजातियां मौजूद हैं इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाए, ये इसका यहाँ पे प्राइम मोटिव है। अब ये जो ZSI है, इसको गवर्न कौन करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये इसको गवर्न करती है। ये इसके लिए जो भी रूल रेगुलेशन है, या आप कह सकते हैं कि इसके अंडर ये रहकर काम करती है। इसका मोटिव क्या है वो आपको मैंने बता दिया कि वर्गीकरण करना जानवरों का, और जो भी जंतु जगत है इसका वर्गीकरण करना, और साथ ही ये रिसर्च और स्टडी को प्रमोट करती है, यानी जूलॉजिकल रिसर्च और स्टडी जो है, और जो रिसर्च है, सर्वे हैं, इन सबको प्रमोट करना, एक्सप्लोर करना फौना जगत में, यानी कि जो हमारा देश है, हमारे देश के अंदर जो जंतु जगत है, इसके ऊपर रिसर्च करना, उसके ऊपर स्टडी करना, सर्वे करना, और साथ ही उनके लिए क्या ज़रूरी है, यानी कि किस तरीके से हम फौना को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, इन सब के ऊपर काम करना, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव है और इस चीज़ को ये प्रमोट करते हैं। यहाँ पर आपको एक लोगो भी दिखाई दे रहा होगा, इस लोगो में आपको दिखाई दे रहा होगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916 इसीलिए क्योंकि यही आप स्थापना एस्टैब्लिश ईयर था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक वाइल्ड बफेलो जो है उसकी भी इमेज है, जो कि इसका लोगो है, यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये लोगो है। अगर हम बात करें ZSI के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। साथ ही 16 रीजनल सेंटर्स भी हैं, और ये रीजनल सेंटर्स भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती हैं। और शुरुआती दौर पे यहाँ पर विमेन साइंटिस्ट जो हैं उन्हें हायर किया जाता था, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं एक और इम्पॉर्टेंट नाम आपको देखने को मिलेगा, मीरा मनसुखानी। मीरा मनसुखानी जो है ये पहली यानी फर्स्ट विमेन एम्प्लॉय रही इस ऑर्गेनाइजेशन की। और इस तरीके से मालूम चल रहा है कि पहले शुरुआती दौर पे विमेन एम्प्लॉय जो हैं उनको हायर किया जाता था, लेकिन मीरा मनसुखानी जो है ये एक तरीके से प्रॉपर फर्स्ट विमेन एम्प्लॉय के तौर पे इन्होंने काम करना शुरू किया। साथ ही अगर हम जो धृति बनर्जी हैं इनके बारे में बात करें, तो इन्होंने भी ये कहा कि जब वो 1990 के दशक में, यानी कि 90s के टाइम में वो इस संस्था से जुड़ी थी, और उस टाइम जो ZSI है वहाँ पर जो विमेन साइंटिस्ट हैं
उनकी संख्या बहुत ही कम थी, जो कि 24% के आसपास थी। लेकिन उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने धीरे धीरे इसे इम्प्रूव किया और अब जो है इसकी संख्या काफ़ी बढ़कर 40% के आसपास हो गई है। और साथ ही उन्होंने इस बात की खुशी भी जताई कि एक वुमेन के तौर पे जो वो डायरेक्टर का पद संभाल रही है, तो ये इस बात को बिल्कुल बता रहा है कि आज के डेट में जो महिला साइंटिस्ट है, यानी कि जब वुमेन साइंटिस्ट हैं, इनको काफ़ी गंभीर रूप से काफ़ी सीरियस लिया जा रहा है। यानी कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो यहाँ पे सीरियसनेस दिखा रही है कि कंट्री जो है वो अवेयर हो चुका है और अब हर डिपार्टमेंट जो है महिलाओं को ऊंचा पद देने से नहीं कतरा रही है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर धृति बनर्जी की। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है। बहुत सारे फील्ड में इन्होंने अपना योगदान दिया है, बहुत सारे फील्ड का इन्होंने नेतृत्व किया है। ये कौन कौन सी फील्ड है इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मल्टी डायमेंशनल प्लेटफॉर्म हाउसिंग इंफॉर्मेशन, कलेक्शंस हो गया, जैसे कि डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद से सेप्चुअल एंड टेम्पोरल डेटा, ये आपका स्पेस से रिलेटेड वर्ड है, स्पेशियल। और उसके बाद से टेम्पोरल का मतलब टाइम होता है, टाइम से रिलेटेड। तो यानी कि जगह और समय, यानी कि वो निश्चित जगह और वो निश्चित समय, उसमें जो डेटा कलेक्ट होते हैं। और साथ ही जेनेटिक और मॉलिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट फॉनल स्पीसीज, तो यानी कि जो जंतु जगत की प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों की जेनेटिक और मॉलिकुलर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इन सब चीज़ के ऊपर इन्होंने अपना काम किया है, योगदान दिया है। तो दिखने में भी हमें मालूम चल रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलेक्चुअल काम कर रही हैं। तो एक जीनियस महिला के तौर पे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और अगर हम इनके इंटरव्यू के कुछ अंश के बारे में बात करें कि आखिर इस मुकाम तक ये जो पहुंची हैं, इनके पीछे के सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करें और किस तरीके से इनका करियर इतना ज़्यादा बूस्ट किया, इसके बारे में बात करें, तो यहाँ पर ये साफ साफ कह रही हैं कि विमेन आर ब्लेस्ड विथ यूनिक पावर टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फैमिली। तो ये सही बात है कि विमेन जो है कहीं ना कहीं ये बाय बर्थ ब्लेस्ड होती हैं। इनके अंदर एक ऐसी यूनिक पावर ज़रूर होती हैं कि ये अपने वर्क प्लेस और अपनी फैमिली, यानी कि अपना प्रोफेशन और अपना प्राइवेट लाइफ, दोनों को आसानी से मैनेज कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक और बात ज़रूर जोड़ रही हैं, जिस मामले में हर विमेन जो है वो यूनिक नहीं होती है, लकी नहीं होती है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा लकी थी, क्योंकि इनको सपोर्ट भी मिला। सपोर्ट इनको मिला इनके हस्बैंड का, इनको अपनी डॉटर का सपोर्ट मिला, और साथ ही इनके जो पेरेंट्स हैं इनका सपोर्ट मिला। हम सब जानते हैं दोस्तों कि कोई भी काम अगर हम करना चाह रहे हैं, चाहे स्टडी फील्ड से हो, चाहे हमारे करियर से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी फैसला लेना हो, इन सब में सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो कोई भी मुश्किल काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और अगर फैमिली का कोई भी बंदा कोई भी सपोर्ट करने से हट जाता है पीछे, तो कहीं ना कहीं एक मेंटली भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम उसको ना खुश भी नहीं कर पाते हैं। तो उसको खुश करने के चक्कर में सामने वाला खुश भी नहीं हो पाता है और हम भी नहीं खुश हो पाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है बहुत लोगों के साथ होती हैं। लेकिन कुछ लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं कि उनको ऐसी फैमिली मिल जाती है, ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाता है जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। और ऐसे में महिला जो है वो एक्चुअल में ग्रोथ कर जाती हैं। महिलाओं के अंदर बहुत ही असीम ताकत है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलता है तो बहुत अच्छी जो औरतें हैं, जो औरतें आगे बढ़ सकती थीं या आगे बढ़ना चाहती हैं, वो बढ़ नहीं पाती हैं। और इस तरीके से जो विमेन रिसोर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वैसे भी अगर हम लोग बात करें विमेन रिसोर्स की, तो भारत जिस तरीके का देश है, यहाँ हमने शुरुआत में देखा था कि विमेन की जो एजुकेशन है उसको परस्यू नहीं किया जाता था, और विमेन को वर्किंग प्लेस में तो बिल्कुल भी लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन समय अब धीरे धीरे क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ये समय क्यों चेंज हुआ है, ये सपोर्ट सिस्टम की वजह से चेंज हुआ है। यानी कि हमारी सब सोसाइटी जो है उसने हमें सोसाइटी में काम करने की आज़ादी दे दी। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे हस्बैंड हैं, या हमारे बच्चे हैं, इनका हमको सपोर्ट मिल जा रहा है, कॉपरेशन मिल जा रहा है। तो यहाँ पर जो बैनर्जी हैं ये इस बात को ज़रूर बता रही है कि विमेन तो ब्लेस्ड ज़रूर होती हैं कि उनके पास यूनिक पावर है कि अपने काम को और अपने परिवार को, दोनों को वो बैलेंस कर सकती हैं, इतनी उनमें पावर है। लेकिन यहाँ पर वो ये भी बता रही है कि वो बहुत ज़्यादा लकी भी रही, क्योंकि हस्बैंड हो गए, डॉटर हो गए, पेरेंट्स हो गए, इन सब का सपोर्ट जो है उनको मिला, और जिस वजह से वो यहाँ पर आज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड बन गई, यानी कि डायरेक्टर बन के सामने आई हैं। और जब 2016 में
ZSI के 100 ईयर्स पूरे हुए, तो उस सेंचुरी सेलिब्रेशन के टाइम में इन्होंने को ऑथर के तौर पर द ग्लोरियस 100 विमेन साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन इन ZSI लेख लिखा। इसमें ये एक को ऑथर थी, सपोर्ट इन्होंने किया लिखने में। और ये जो लेख है इसमें खास करके बताया गया कि जो विमेन साइंटिस्ट हैं इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एनिमल रिलेटेड ग्रुप्स में, यानी कि जो जीव जगत है, जो जंतु जगत है, इस जंतु जगत में महिला साइंटिस्ट का किस तरीके का योगदान रहा है और किस तरीके से वो बूस्ट की हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इस बारे में इस लेख में लिखा गया था। और हाँ दोस्तों, मेरे लेक्चर के जो PDF हैं ये आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करें और वो सारे PDFs को आप आसानी से डाउनलोड कर पाइएगा और साथ ही आप उसके गो थ्रू हो जाइएगा। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।